नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया की खास पेशकश सुर्खियां अखबार की में और मैं हूं आपके साथ आंचल कादिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो चलिए सबसे पहले खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ इस वक्त की कर लेते हैं। दरअसल यूक्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति का संदेश जारी किया। ये कहा कि बिना समय गंवाए रूस और यूक्रेन शांति पर चर्चा कर ले। तो फिलहाल बीते कल और आज की भी ये बड़ी खबर मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन के साथ जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई तो ये कयास पहले ही जताए जा रहे थे कि युद्ध को लेकर जरूर चर्चा होगी और शांति का संदेश देने की जो कोशिश हमेशा भारत की ओर से रहती है, एक बार फिर से उसी शांति के संदेश को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे और राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत भी की। तो 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद से यूक्रेन का गठन हुआ और तब से लेकर अब तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री वहां नहीं गया था, लेकिन पहले प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी भारत की ओर से पहुंचे थे। मोदी यूक्रेन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, इस दौरान उन्होंने युद्ध रुकवाने के लिए भी सक्रिय रोल निभाने का प्रस्ताव भी दिया है। जेलेंस्की से दो टूक कहा है कि वो युद्ध छोड़कर पुतिन के साथ बातचीत करे, क्योंकि किसी भी चीज का समाधान युद्ध से नहीं होता है, बातचीत से होता है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास पर यह मुलाकात हुई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि युद्ध की विभीषिका से दुख होता है, युद्ध बच्चों के लिए विनाशकारी है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि हम चाहते हैं कि युद्ध समाप्त करने के लिए भारत हमारी तरफ आए, ना कि कोई भी बैलेंसिंग कदम उठाए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो इससे रूसी युद्ध समाप्त हो जाएगा। इस बात का जिक्र जेलेंस्की की तरफ से किया गया है। तो देखिए, पहले पोलैंड पहुंचे, फिर यूक्रेन में पहुंचे। यूक्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 7 घंटे का समय बिताया। इसमें जेलेंस्की से मुलाकात की, वहां पर रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की, उन्हें संबोधित किया, उनसे भी मुलाकात हुई। उसके बाद युद्ध के दौरान जो बच्चे शहीद हुए हैं, जिन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है, उन बच्चों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। 3 घंटे तक जेलेंस्की के आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच चर्चा हुई है। ये 3 घंटे की जो बातचीत थी, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। इन 3 घंटे की बातचीत में तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है, कई समझौतों को लेकर के बातचीत हुई है। उसके बाद युद्ध को लेकर के सबसे मेन जो फोकस था, खास फोकस जो रहा था, वो था शांति संदेश का, क्योंकि यूक्रेन की इस यात्रा पर न केवल भारत यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई थी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं तो किस तरीके से शांति संदेश वहां पर देते हैं। क्या पीएम नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के बाद युद्ध पर रोक लगेगी, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ था और इसी का इंतजार किया जा रहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं तो किस तरीके से वहां के राष्ट्रपति को मनाते हैं। वही हमने तस्वीरें भी देखी, मुलाकात भी बड़ी ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर किया गया, शांति संदेश भी दिया गया। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स फिलहाल नहीं देखने को मिला है। काफ़ी हद तक जो रिस्पॉन्स था वो पॉजिटिव था, लेकिन कह सकते हैं कि 100% उन्होंने नहीं कहा है कि वो युद्ध पर फिलहाल लगाम लगा देंगे। उनकी तरफ से कहा गया है कि युद्ध पर विराम लग सकता है अगर भारत यूक्रेन का साथ दे, रूस से तेल खरीदना भी बंद कर दे। इस बात का भी जिक्र यहाँ पर किया गया। इसके अलावा देखिए, आपको एक बात और बता दें, शांति संदेश तो दिया ही दिया है, लेकिन यूक्रेन के साथ किस किस समझौते पर हस्ताक्षर होंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ था। तो 4 समझौते ऐसे हैं जिन पर 3 घंटे की बैठक के बाद सहमति बनी है और हस्ताक्षर हो गए हैं। ये चारों ही समझौते काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो वहीं देखिए, ये दौरा कई मायनों में बेहद खास साबित हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब उन्होंने यूक्रेन का रुख किया। और इस पर मेरे सहयोगी आंचल ने आपको तमाम जानकारियां भी साझा की। और बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कोलकाता से, जहां कोलकाता दुष्कर्म मामले में सीबीआई की रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। तो उधर आरोपी के शरीर पर चोट के कई निशान भी दिखे हैं। हिंदुस्तान टाइम के अलावा कई ऐसे अखबार हैं जिन्होंने बड़ी ही अहम जगह इस खबर को दी है। कोलकाता कांड के 14 दिन पूरे हो चुके हैं। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं।
इसी बीच केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस रिपोर्ट में कई नए और बड़े चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है और बताया है कि उसकी जांच कहां तक पहुंची है और इस पूरे घटनाक्रम में किस पर संदेह गहरा हो रहा है, किसने पूरे घटनाक्रम में लापरवाही बरती है और कौन कौन जांच के दायरे में रखा गया है। सीबीआई ने शुरुआती स्टेटस रिपोर्ट में अस्पताल प्रशासन को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सीबीआई ने यह भी दावा किया है कि घटनास्थल से भी छेड़छाड़ हुई है। इतना ही नहीं बल्कि सीबीआई की तरफ से पॉलीग्राफी टेस्ट की परमिशन भी कोर्ट से मांगी गई थी। बहरहाल आपको अपडेट कर दे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परमिशन भी फिलहाल मिल चुकी है। ऐसे में पॉलीग्राफी टेस्ट की परमिशन मिली है। साथ ही साथ ये इस बात का भी जिक्र किया गया और कहा गया है कि बिना देरी किए ही पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आ रही थी कि मुख्य आरोपी संजय रॉय उनका पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, बल्कि नहीं, अब संदीप घोष का भी पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। इसके साथ ही साथ 4 ट्रेनी डॉक्टर्स के नाम भी सामने आ रही हैं जिनका पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। यानी कि कुल मिलाकर के 6 ऐसे आरोपियों के नाम सीबीआई की रिपोर्ट में सामने आए हैं जिनका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाएगा। बीते दिन सीबीआई ऑफिस में भी पहुंचे थे। सभी का पॉलीग्राफी टेस्ट बीते दिन करवाने का जो सिलसिला है वो भी हमने देखा था। तस्वीरें भी हमने आप सभी के साथ साझा की थी कि किस तरीके से जो सीबीआई की टीम है काफ़ी ज़्यादा एक्शन मोड में नज़र आ रही है और साफ सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि बिना देरी किए इसमें केस में ज़्यादा से ज़्यादा हमें सबूत जुटाने हैं क्योंकि घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है। ये खुलासा सीबीआई की रिपोर्ट में हुआ है। ऐसे में आगे आने वाले वक्त में घटनास्थल से छेड़छाड़ ना हो, आरोपी भागने में कामयाब ना हो, तो कड़ी से कड़ी जोड़ करके इस पूरे मामले को, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की जो कोशिश है वो सीबीआई की टीम बिल्कुल सक्रिय होकर के कर रही है। तो बिल्कुल जिस तरीके से कोलकाता मामले को लेकर के अपडेट जारी की गई है, कई ऐसे अब तक मामले में जांच के एंगल्स भी देखे गए हैं और इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे आंचल। बिल्कुल, तो देखिए फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि अभी जो सभी की निगाहें हैं वो पॉलीग्राफी टेस्ट पर टिकी हुई है कि पॉलीग्राफी टेस्ट में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई से पहले सीबीआई ने दाखिल किया है हलफनामा। कहा है कि पूछताछ में केजरीवाल नहीं कर रहे हैं सहयोग। तो फिलहाल अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह दी है और साथ ही ये जानकारी हम आपको दे दें कि दरअसल कोर्ट की तरफ से अब तक जिस तरीके से केजरीवाल को सहयोग करने की कोशिश के लिए कहा जा रहा था कि वो कोशिश करे कि वो भी पूरी तरीके से अपनी ओर से सहयोग कर पाए। सीबीआई ने इस मामले में कई हलफनामे अब तक दाखिल किए हैं। इससे पहले एक नोटिस भी जारी किया था कि आखिर केजरीवाल से पूछताछ क्यों नहीं हो पा रही है संभवतः। और तो देखिए कोर्ट ने इसके बाद मामले की सुनवाई की 27 अगस्त तक के लिए टाल दी है। अब मंजूरी मिलने के बाद अदालत केजरीवाल के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले पाएगी। तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका और सीबीआई की तरफ से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जो है 5 सितंबर के लिए स्थगित कर दी है। अब 5 सितंबर को सुनवाई होगी। देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ तथ्य, क्या कुछ दलीलें कोर्ट में रखी जाती है और क्या आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन वो कम होती है या फिर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देखिए जानकारी मिल रही है कि अब तो एलजी की तरफ से भी परमिशन मिल चुकी है। तो देखिए जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में मामले की दलीलें रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से तमाम बातों का जिक्र किया गया और ये भी कहा गया कि हमें अभी कई ऐसे एंगल्स हैं जिन पर जांच के दायरे को आगे बढ़ाना है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति चाहिए होगी। हवाला चैनल का भी जिक्र किया गया और साथ ही साथ इस बात का जिक्र भी किया गया कि कथित तौर पर जो शराब घोटाले का आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री पर है, ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री पर अगर जांच के दायरे को और ज्यादा नहीं बढ़ाया जाता है,
इसे सीमित हम पहले ही कर देंगे या फिर उन्हें अभी इस वक्त पर जमानत दे दी जाएगी तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ होना संभव है। और ईडी के तरफ से जब शिकंजा कसा गया था तो उस मामले में तो राहत जरूर मिल गई थी, लेकिन सीबीआई मामले में शिकंजा कसता चला गया और अभी भी राहत नहीं मिली है, यानी कि मुश्किलें सीएम की अभी भी बढ़ रही हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि क्या सीबीआई को जो एक टाइम अलॉट किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, इस दौरान सीबीआई की तरफ से अब पूछताछ में क्या कोई और नया एंगल सामने आता है, क्या इसके बाद से कोई सबूत हाथ लगेंगे सीबीआई के, क्योंकि एक लंबा समय बीत चुका है लेकिन अभी भी सीबीआई की ओर से तथ्य सामने नहीं रखे जा पाए हैं। बिल्कुल, चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। दोनों ही दल साथ मिलकर के चुनावी मैदान में उतरेंगे, चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी तमाम सवाल उठा रही है। तो फिलहाल द हिंदू के साथ साथ अलग अलग अखबारों में इस खबर को आप देख पाएंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हालांकि तब जम्मू कश्मीर राज्य के लिए चुनाव हुए थे, अब केंद्र शासित प्रदेश के लिए जनता वोट डालेगी। धारा 370 और 35A के खात्मे के बाद से पहली बार यहां की जनता विधानसभा चुनाव में भाग लेगी। लोकसभा चुनाव में यहां की जनता ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया था और ये दिखा दिया कि पुरानी पार्टियों जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के लिए उनके दिलों में जगह कम हो गई है। हालांकि लोकसभा चुनाव में 2 सीट जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की हार ये बताती है कि पार्टी का दबदबा अब कमजोर हो गया है। इसके बावजूद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आने से जाहिर है कि दोनों पार्टियों को ही मजबूती मिलेगी, पर बीजेपी के लिए उम्मीद खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी में 35 से 40 सीट से ज्यादा जीतने की कुव्वत अभी भी नहीं दिखाई दे रही। और इसी वजह से माना यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के जब चुनाव होंगे तो ऐसे में कैसे रोड ब्लॉक करने की तैयारी की जाएगी अपोजिशन की ओर से। और इस दौरान कांग्रेस की ओर से लगातार बैठकें भी की जा रही है जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो देखिए, बिल्कुल सभी अखबारों ने भी इस खबर को बेहद ही अहम जगह दी है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस के बीच अब अलायंस हो चुका है। इस अलायंस को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये घोषणा की गई है। इसी के साथ आपको बता दें, अलायंस होने के बाद अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो तमाम सवाल जो है वो कांग्रेस पार्टी पर उठा रही है। खासकर राहुल गांधी से 10 बड़े अहम सवाल जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने पूछे हैं, खुद अपने एक्स पर पोस्ट करके इस अलायंस को लेकर के। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया, तो कुछ सवाल उस घोषणा पत्र से रिलेटेड भी पूछे गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी है जो अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। एक वक्त पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा कमजोर हो गई है। ऐसे में ये गठबंधन काफी ज्यादा जरूरी था, इसी लिहाज से गठबंधन फिलहाल यहाँ पर कर लिया है। लेकिन गठबंधन का ऐलान करने के तुरंत बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधना भी शुरू कर दिया है, सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। क्या अब चुनाव ही कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे अहम रह गया है? इसके अलावा जनता के हित के लिए जो फैसले हैं वो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर लेती हुई नजर नहीं आ रही है। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हालांकि तब जम्मू कश्मीर राज्य के लिए चुनाव हुए थे, अब केंद्र शासित प्रदेश के लिए जनता वोट डालेगी। 370 और 35A के खात्मे के बाद पहली बार यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं, इसीलिए चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और खबर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर के। दरअसल अमित शाह ने कई अहम सवाल उठाए हैं और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी मुद्दों से ताल्लुकात रखती है कांग्रेस, ये बड़ा सवाल, बड़ा हमला कांग्रेस पर बोला गया है। देखिए, जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन हो चुका है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस से कई सारे सवाल भी पूछे हैं। पूछा है कि क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है। एक्स पर पोस्ट करके राहुल गांधी से तमाम सारे सवाल पूछे गए हैं। 10 बड़े अहम सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल यही कि क्या सिर्फ चुनाव ही कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वोच्च है, जनता के हित के लिए जो फैसले लिए जाते हैं वो नहीं है। इसके अलावा कई सवाल हैं जो कि अमित शाह ने पूछे हैं। इस साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए ये भी कहा है कि कांग्रेस कभी भी ना आज और ना ही कभी आज से पहले
जनता के हित में कभी फैसला ही नहीं लिया है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद को आगे लेकर के चल रही है। इसके अलावा सिर्फ अपनी ही पार्टी के हित के बारे में सोचा जाता है। अगर जनता के हित में सोचती तो शायद ये गठबंधन ना होता, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें आर्टिकल 370 का जिक्र किया है और साथ ही साथ विशेष राज्य के दर्जे का भी यहाँ पर जिक्र उनके घोषणा पत्र में किया गया है। लेकिन आर्टिकल 370 को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में काफ़ी हद तक आतंकवाद कम हुआ है, आतंकी घटनाएं कम हुई है। वहाँ लोग अब खुल करके सांस ले रहे हैं। जहाँ सालों साल से लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया जा रहा था, अब वहाँ पर तिरंगा भी फहराया जाता है। तो ऐसे में वहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा खुश है। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में एक बार फिर से आर्टिकल 70 लागू करने का जो जिक्र किया गया, उसे लेकर के लगातार बीजेपी तमाम सवाल उठा रही है। और अब गठबंधन का जैसे ही ऐलान होता है तो अमित शाह सामने आते हैं और 10 बड़े सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अब तक लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो रही है और साथ ही साथ उन स्थानीय पार्टियों पर भी कई बड़े सवाल ऐसे में खड़े होते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा भी था जब उमर अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, और लेकिन जब पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती से भी अब लोगों का कहीं ना कहीं वो कनेक्शन, वो संपर्क पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक अलगाववाद की राजनीति करती रही हैं स्थानीय पार्टियां जम्मू कश्मीर में। लेकिन ऐसे में जब लोकसभा चुनाव बीते और उसमें भी बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया था, तो विधानसभा चुनाव में भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी निभाएंगे और एक नई सरकार को चुनेंगे वहां पर। हालांकि बीजेपी लगातार इस बात को लेकर के बिल्कुल अपने आप में सक्षम नजर आ रही हो और उनका ये दावा है कि किसी भी तरीके से इस बार तस्वीर और तकदीर दोनों जम्मू कश्मीर की बदलेगी, क्योंकि वो कोशिशें की गई हैं। धारा 370 का ही अगर हम जिक्र करते, धारा 370 के 35A सेक्शन में जब चेंजेस किए गए थे, उस दौरान भी जम्मू कश्मीर के हालात कैसे बदले वो हर किसी ने देखा। और परिवर्तित तस्वीर को देखने के बाद से वहां के जो युवा वर्ग है, खासतौर पर जो कई ऐसे आम जनता है वहां की, उनका ये मानना है साफ तौर पर कि जिस तरीके से पहले हमारे बच्चे अपने हाथों में पत्थर उठा लिया करते थे, आज वो कहीं ना कहीं उनके भी स्किल डेवलपमेंट की कोशिशें सरकार की ओर से की जा रही हैं, कई प्रावधान भी किए जा रहे हैं और इसी वजह से इन मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। क्योंकि एक मुद्दा उस वक्त रोजगार को लेकर भी चला था और ये कहा जाता था कि अगर रोजगार नहीं होगा, लेकिन अगर पत्थर फेंकने के लिए किसी को पैसे दिए जाएंगे तो ऐसे में युवा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपना घर भी चलाना है। लेकिन इन सभी तर्कों को एक तरफ करते हुए लगातार प्रयास किए गए हैं जम्मू कश्मीर में विकास की बयार बहाने की, और इसी के साथ में अब विधानसभा चुनाव का हर कोई रुख कर रहा है कि आखिर विधानसभा चुनाव में किसकी तकदीर में जम्मू कश्मीर की सत्ता की चाबी आती है। बिल्कुल, देखिए, और ये चुनाव सुर भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। इंतज़ार वहाँ के लोगों के साथ साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी था कि कब यहाँ पर चुनाव हो, क्योंकि एक सरकार वहाँ पर बन जाती है तो कई ऐसे फैसले हैं जो अभी तक अटके हुए हैं जम्मू कश्मीर में, और वो फैसले अब उन पर विचार किया जा सकता है अगर किसी के पास सत्ता जाती है। लेकिन गठबंधन जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिसे लेकर के सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं, खासकर जो बीजेपी हमलावर नजर आ रहे हैं, वो गठबंधन क्यों जरूरी हो जाता है, ये भी जानना दर्शकों के लिए जरूरी हो जाता है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने ये गठबंधन सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा कमजोर इन दिनों जम्मू कश्मीर में है। वो वक्त हुआ करता था जब कांग्रेस पार्टी मजबूत होती थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खस्ता हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। इसके साथ ही ना तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई रणनीति है कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना है। इसके अलावा ना ही कांग्रेस पार्टी के पास कोई प्रमुख चेहरा है कि अगर सत्ता की चाबी मिल भी जाती है तो किसे सीएम फेस बनाया जाए, किसे कमान दी जाए, कौन जम्मू कश्मीर को सही ढंग से चला सकता है। इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अलकायदा से प्रभावित कई आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमर उजाला के साथ साथ तमाम ऐसे अखबार हैं जिन्होंने इस खबर को बेहद ही अहम जगह दी है। तो लोहरदगा के हिंजला कवा खाप से पकड़ा गया यह आतंकवादी अलकायदा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था
और एटीएस की टीम ने इसे 2 हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया है। दरअसल एसडीपीओ श्रद्धा केरकेट्टा ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए इस बात की जानकारी भी साझा की कि फिलहाल मामले की जांच अभी भी की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये अलकायदा के संपर्क में ये शख्स कैसे आया था और जिहादी बनने के पीछे मुख्य वजह क्या रही थी, किसने ब्रेन वॉश किया था, साथ ही किन कारणों की वजह से और अब तक कितने लोगों को ये अपने साथ जोड़ चुका है। तो साथ ही इस हेडलाइन पर जरा गौर कीजिएगा। जमात व मदरसों में जाकर युवकों से करता था संपर्क, बनाता था जिहादी। यानी ये उन युवा वर्ग के लोगों को खासतौर पर साधने की कोशिश करता था जिनका माइंड उस वक्त डेवलप हो रहा हो, यानी कि टीनेज ग्रुप जिसे हम आम भाषा में कह सकते हैं। ऐसे में उन छात्रों को, उन युवाओं को बहलाने फुसलाने की कोशिश की जाती है जो अभी कच्ची उम्र में होते हैं, जिन्हें अगर आप किसी भी शिक्षा का पाठ पढ़ाए तो वो तुरंत उस चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। और ये वो प्रयास का समय होता है जिस वक्त ऐसे लोग उन युवाओं को साधते हैं और उनके ब्रेन वॉश के प्रक्रिया को और ज्यादा तेज किया जाता है और उसके बाद उन्हें जिहादी मानसिकता की ओर मोड़ दिया जाता है, जिसके तहत आपने अक्सर कई आतंकवादियों से इन बातों का जिक्र सुना होगा कि वो सिर्फ ऊपर वाले को खुश करने के लिए ऐसी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें उनके जहन में डाली जाती हैं और आतंकवाद फैलाने की कोशिश के तहत ऐसे में लोगों को ये कहीं ना कहीं ज्ञान देने की कोशिश की जाती है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ आने वाले समय में बहुत अच्छा हो सकता है। और इसी के तहत में हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि अलग अलग ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी स्लीपर सेल्स के तौर पर भी कई आतंकवादी संगठनें काम कर रही हैं। बिल्कुल, और इसीलिए सरकार भी काफी ज्यादा अलर्ट हो चुकी है। कई ऐसे अभियान हैं जो चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से ताकि इन सभी पर रोक लगाई जा सके। ऐसा ही जो मामला है वो झारखंड से जैसे कि अभी सामने आया, अपडेट आपको दी कि वहां पर स्पेशल सेल की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है ताकि इस पूरे संगठन का, जिस तरीके से ये पूरी एक चैन बनी हुई है, उसका खुलासा यहाँ पर हो सके। इसीलिए सरकार की तरफ से समय समय पर इन अभियानों की शुरुआत की जाती है। एक टीम का गठन कर दिया जाता है कि आप जाइए, पूरे राज्य में फैलिए, काम कीजिए, ताकि जो ये पूरा माइंड वॉश करने का काम किया जाता है, युवाओं को एक तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, उन्हें जबरदस्ती आतंकवादी बना दिया जाता है, उनका माइंड वॉश करके इन सभी घटनाओं पर कहीं ना कहीं रोक लग सके। इसीलिए ही इस तरीके का जो फैसले हैं वो सरकार की तरफ से समय समय पर लिए जाते हैं। तो इसी के साथ आप खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर नेपाल से आपको बता देते हैं। दरअसल नेपाल में तेज रफ्तार की बस खाई में गिर गई थी और महाराष्ट्र के पर्यटकों समेत 27 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। दैनिक जागरण ने इस खबर को बेहद ही अहम जगह दी है। नेपाल बस हादसे में जान गंवाने वाले के अधिकतर यात्री महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार 104 भारतीय श्रद्धालुओं का एक ग्रुप 2 दिन पहले ही नेपाल की 10 दिवसीय यात्रा के लिए 3 बसों से महाराष्ट्र से नेपाल पहुंचे थे। इसमें से एक बस हादसे का शिकार हो गई है। इसमें चालक समेत 43 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई लोगों की जान चली गई है। अभी तक के आंकड़े के अनुसार 27 की बताया जा रहा है कि जान इस दर्दनाक हादसे में चली गई है। ज़्यादातर जो श्रद्धालु है वो महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घूमने के लिए नेपाल में जा रहे थे, उस वक्त ये हादसा होता है। वहाँ पर एक नदी में ये बस गिर जाती है, जिसमें तमाम यात्रियों की जान चली गई है। आधिकारिक आंकड़े का जिक्र करें तो 27 का आंकड़ा बताया जा रहा है। बस में उस वक्त जब ये बस हादसे का शिकार हुई, उस वक्त बस में 43 लोग सवार थे, जो कि ज़्यादातर महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जा रहे। जैसे ये पूरा हादसा होता है तो तुरंत वहाँ का स्थानीय प्रशासन, राहत बचाव दल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। राहत बचाव दल फौरन घटनास्थल पर पहुंचता है। तमाम कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन रेस्क्यू में भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा था, क्योंकि वहां पर रुक रुक करके बारिश हो रही है। और हादसे के पीछे की एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि वहां पर बारिश हो रही है, वहां के रास्ते भी काफ़ी ज़्यादा संकीर्ण है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। अगर कोई भी नया ड्राइवर वहां पर जाता है तो उसके लिए एक दिशा निर्देश जारी होने चाहिए, ऐसा
वहाँ के लोगों का कहना है, अधिकारियों को कहना है, क्योंकि वहाँ के जो रास्ते हैं उनके बारे में पता नहीं होता है कि किस तरीके आगे मोड़ आने वाले हैं, जो कि खतरनाक रास्ता भी बताया जाता है। यही एक बड़ी वजह रही है हादसे का। अगर उधर जिक्र करें, क्योंकि जो बस है वो रवाना गोरखपुर से हुई थी, तो योगी सरकार भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव यहाँ पर नजर आई। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस घटना के बारे में पता चलता है तो खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए, जिसके बाद वहां पर अधिकारी पहुंचते हैं। नेपाल के स्थानीय प्रशासन के साथ, अधिकारियों के साथ फ़ोन पर बातचीत की गई, उनके साथ तालमेल बैठाया गया ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल किया जा सके। हालांकि इसमें सबसे जो ध्यान देने वाली बात ये थी कि बस पोखरा से रवाना होकर के काठमांडू की ओर जा रही थी और आपको ये बात अमूमन पता होगा कि कैसे पोखरा के जो रास्ते हैं वो बेहद ही सक्रिय रास्तों के तौर पर देखा जाता है, बेहद पहाड़ी इलाका है और इस वजह से यहाँ पर कई ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। और ये यूपी नंबर की बस थी, जो बस गोरखपुर से रवाना हुई थी, नेपाल की ओर प्रवेश किया और उसके बाद से पोखरा से काठमांडू जाना था, लेकिन बीच में ही 150 मीटर की खाई में ये बस समा गई और उसके बाद धीरे धीरे दरअसल ये बताया गया कि बस का नियंत्रण डगमगाया, जिस वजह से बस खाई में जा गिरी, जिसमें कि 43 ऐसे यात्री बताए जा रहे थे जो कि भारत के ही थे, वो सवार थे और उत्तर प्रदेश घूमने के बाद से कुछ ऐसे इलाके जो कि उत्तर प्रदेश उन्होंने घूमा था और उसके बाद वो नेपाल जाना चाह रहे थे। नेपाल में भी कई जगहों पर वो घूमना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले ही ये अंतिम यात्रा इन सभी यात्रियों की बताई गई। 27 लोगों की मौत, लेकिन 16 लोग अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, घायल हैं, अस्पतालों में उनका इलाज जारी है। तो देखिए, जब भी इस तरीके के हादसे होते हैं तो हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ अक्सर एक्टिव नजर आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल कई कार्यक्रम थे जिनमें उन्होंने शिरकत की थी, लेकिन इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समय निकाला और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि किस तरीके से इस पूरे मामले को देखना है, किस तरीके से वहां से लोगों को बाहर निकालना है, निर्देश दिए। साथ ही साथ ये भी कहा कि नेपाल सरकार से आप तालमेल बैठाइए, वहां के स्थानीय प्रशासन से आप बातचीत कीजिए। जिसके बाद एसडीएम खुद घटनास्थल के लिए रवाना हुए थे, रेस्क्यू टीम से उन्होंने बातचीत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर रात तक भी लगातार अधिकारियों के साथ फोन पर बातचीत करते रहे थे। क्या हलचल चल रही है, क्या ताज़ा अपडेट है, उन सभी के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। और यही एक खास बात है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुश्ती खिलाड़ियों ने प्रशासन पर सुरक्षा घटाने के आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने आरोपों को फिलहाल खारिज कर दिया है। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने गुरुवार दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी सफाई दी गई है। तो बीते कल की ये खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल बीते कल जिस तरीके से विनेश फोगाट की तरफ से एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी गई थी और ये कहा गया था कि दिल्ली पुलिस पर संगीन आरोप लगाए, महिला पहलवानों की सुरक्षा वापस ले ली गई है, जो कि दिल्ली की एक अदालत में पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गवाही देने वाली महिलाएं थी। ऐसे में उन महिला पहलवानों के पास जो सिक्योरिटी दी गई थी, जो सुरक्षा दी गई थी, उसे वापस ले लिया गया। हालांकि इसका खंडन करते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से भी एक्स हैंडल पर ही जवाब दिया गया और उसके बाद ये कहा गया कि ये सरासर गलत खबर है, गलत जानकारी साझा की जा रही है, इस ओर ध्यान न दिया जाए, क्योंकि जितनी भी महिला पहलवान जिनको सुरक्षा मुहैया कराई जानी थी, ऐसे में पहले ही हरियाणा सरकार से बात हो चुकी थी और हरियाणा सरकार से भी रिक्वेस्ट जब की गई थी, इसमें हरियाणा पुलिस का भी हस्तक्षेप लिया गया था और साथ ही उनसे भी बातचीत करते हुए हरियाणा पुलिस की ओर से मदद का हाथ आगे बढ़ाने की बात दिल्ली पुलिस की ओर से रखी गई थी और उसके बाद हरियाणा पुलिस की तरफ से उन महिला पहलवानों को सुरक्षा प्रदान की जा रही थी और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जितनी मुमकिन कोशिश हो पाएंगी वो की जाएगी, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से हवाला दिया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस इससे पहले भी इन बातों का खंडन कर चुकी है कि जब भी महिला पहलवानों की सुरक्षा का मुद्दा होता है तो ऐसे में अब तक कई कठोर कदम अपनाए जा चुके हैं, जांच के दायरे को भी बढ़ाया गया है और साथ ही साथ हालांकि इस पूरे मामले पर विनेश फोगाट ने जब अपने एक्स हैंडल पर इस पोस्ट को साझा करते हुए कहा तो इसे मिस कम्युनिकेशन करार देते हुए, यानी कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं खबर की जानकारी ना होने का भी हवाला दिया गया दिल्ली पुलिस की ओर से और ये कहा गया कि भ्रम फैलाने की कोशिश ना की जाए। इस मामले में महिला पहलवानों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है और इस मामले पर आपको जानकारी दे दें कि महिला पहलवानों का मुद्दा उस वक्त भी गरमाया था जब पॉक्सो एक्ट भी लगा था बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ
और कई और कार्रवाइयां भी की जा रही थी। कई महिला पहलवानों की ओर से संगीन आरोप लगाए गए थे, लेकिन जिस वक्त कुश्ती अध्यक्ष थे, कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे बृजभूषण शरण सिंह, उस वक्त भी ये आरोप लगाए गए थे महिला पहलवानों की ओर से कि महिला पहलवानों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और देखिए, लेकिन जो आरोप विनेश फोगाट की तरफ से लगाए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब खिलाड़ियों की तरफ से आरोप लगाए गए हों और सरकार ने उन आरोपों को खारिज किया है। हम अक्सर यही देखते हैं कि खिलाड़ी तमाम आवाज़ उठाते हैं, अपनी मांगे उठाते हैं, या फिर जो उन पर बीत रही अपनी आप बीती जनता के बीच पहुँचते हैं, उठाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सभी आरोपों को खारिज कर दिया जाता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से, या फिर कहा जाए कि दिल्ली सरकार की तरफ से साफ ये कहा गया है कि हम खिलाड़ियों के साथ समन्वय बैठा रहे हैं, उनसे लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये सरासर बिल्कुल गलत है। ये आरोप कहीं भी सही नहीं है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी की गई है। कहा कि पहली नज़र में SC/ST एक्ट का मामला नहीं तो मिले जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC/ST एक्ट कानून के तहत अपराध तभी लागू होगा जब पूरे समुदाय को अपमानित करने का इरादा है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी टिप्पणी की गई है। कहा गया है कि जब पूरे समुदाय को अपमानित करने का इरादा हो तभी इस तरीके की जो टिप्पणियां हैं। देखिए, फिलहाल आपको बता दें कि ये व्यक्तिगत टिप्पणी पर लागू नहीं होता है। इस बात पर जोर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि जो भी पूरा ये मामला है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी पर लागू नहीं होता है। मरुनादन मलयाली चैनल चलाने वाले यूट्यूबर्स साजन सक्रिया को अग्रिम जमानत देते हुए न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने ये आदेश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बेहद ही अहम टिप्पणी SC/ST एक्ट को लेकर के की गई है। हमने देखा है SC/ST एक्ट को लेकर के किस तरीके से लोगों में आक्रोश भी फिलहाल हमें देखने को मिला था। अब जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ही अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि पहली नज़र में SC/ST एक्ट का मामला नहीं मिले तो जमानत। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC/ST एक्ट कानून के तहत अपराध तभी लागू होगा जब पूरे समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाए, अपमानित उन्हें किया जाए। लेकिन अगर व्यक्तिगत टिप्पणी की जाती है तो फिर SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है। ऐसे में कोई भी एक्ट लागू नहीं होगा। यूट्यूबर साजन सकारिया ने अग्रिम जमानत देते हुए न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह आदेश दिया है। एक व्यक्तिगत टिप्पणी होती है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। सुनवाई के बाद साफ कहा गया है कि SC/ST एक्ट जो है लागू होता है। हम इन सब नियमों का पालन करते भी हैं, लागू भी होता है, लेकिन अगर किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की जाती है तब ये नियम लागू नहीं होता है। अगर पूरे समुदाय को, पूरे समाज को अपमानित किया गया है तभी नियम लागू होगा। तो फिलहाल देखिए, ये जानकारी आपको दे दें, दरअसल इस मामले में 1989 का हवाला दिया गया है, जिसमें इस बात का जिक्र भी किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के तहत अधिनियम 1989 के तहत अदालतों की भूमिका तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब मामले पर प्रथम दृष्टया निष्कर्ष आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत मांगने से रोका जाता है, जो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण पहलू है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। साथ ही इस बात में एक और बात जोड़ी गई है कि अब तक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें SC/ST एक्ट तो लगाया जाता है लेकिन दोषी पूरी तरीके से उन्हें नहीं पाया जाता है। तो इसलिए पहले ये जरूर जांच ली जानी चाहिए कि क्या वो व्यक्ति इससे पहले भी ऐसी किसी मामले में शामिल हुआ है या फिर कोई ऐसा मामला बनता है या नहीं, और क्या इससे समाज के लोगों को भी कहीं ना कहीं एक गहरा झटका पहुंच रहा है या फिर कोई एक गहरा प्रभाव इसका पड़ रहा है, नुकसान किसी को हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तब इस पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। देखिए, उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आता है। उन्होंने कहा है कि शत्रु और मित्र की पहचान होने पर कोई नहीं हरा सकता है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने पार्टी नेताओं पर बड़ी बात कही है। कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान हम अति आत्मविश्वास में डूबे होने की वजह से कहीं ना कहीं जो परिणाम है वही देखने को मिला है। तो इस कारण हमें मनवांछित परिणाम नहीं मिले, हमें इस प्रकार की स्थिति से बचना होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने और भी कई बड़ी बातों का जिक्र किया है और साथ ही साथ हम आपको
ये भी बता रहे हैं कि अलग अलग अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है। दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और कई बड़ी अखबारों ने भी इस खबर को जगह दी है। इन बातों का जिक्र करते हुए दरअसल शत्रु व मित्र की करनी होगी पहचान, तब कोई ताकत हरा नहीं पाएगी, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। आप इससे ये संदेश भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से चुनाव में हम अक्सर देखते हैं भीतर घात करने की कोशिश कई बार कई नेताओं की ओर से कर दी जाती है, तो ये एक संकेत भी हो सकते हैं, हम मान सकते हैं योगी आदित्यनाथ की ओर से कि अगर हमें समय रहते शत्रु और अपने मित्रों का पता चल जाता है तो फिर ऐसे में जब भी कहीं, चाहे वो चुनाव हो या फिर आपके निजी जीवन से भी जुड़ा कोई मामला क्यों ना हो, तो आप उस वक्त के जो मनोस्थिति आपकी होती है या फिर जो उस वक्त आपके सामने घटनाएं घट रही होती है उसकी परिपक्वता को आप और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और फिर आप किसी निर्णय पर पहुंच पाते हैं। बिल्कुल, और चाहे कोई भी परिस्थिति हो आप हार कभी भी नहीं मानेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते और बारिश का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में भारी बारिश से तबाही हुई है, कई लोगों की जान चली गई है, जल जमाव से आवागमन पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को भारी बारिश से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिली है। रोड पर पानी जमा होने की वजह से कई इलाकों में लोगों को ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ा है। दिल्ली में धौला कुआं, मोतीबाग, जी-टेक रोड समेत कई ऐसी जगह बताई जा रही है जहां पर भारी ट्रैफिक की स्थिति से लोगों को जूझना पड़ा है। देखिए तस्वीरें इस वक्त आप कुछ देख पा रहे होंगे, तो तमाम अखबारों ने भी इस जगह को बेहद ही अहम जगह दी है। हम देख रहे हैं कि फिलहाल मॉनसून खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बारिश की वजह से आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। लोगों को जब भी बारिश होती है, तेज बारिश हो जाती है, तो लगातार ट्रैफिक देखने को मिलता है और इस बार तो बारिश की वजह से कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जो बेहद ही दुखद खबर है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात शेयर मार्केट की कर लेते हैं। तो बिल्कुल देखिए, अब अगर शेयर बाजार की हम बात करें तो शेयर बाजार से अनिल अंबानी पर 5 सालों का बैन सेबी की ओर से लगाया गया है। सेबी ने अंबानी पर फाइन भी लगाया और कई अन्य कारोबारियों पर भी सेबी ने शिकंजा कसा है। सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी पर बड़ा एक्शन लिया है। मार्केट रेगुलेटरी में अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य संस्थाओं को इक्विटी मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सेबी ने इन पर कंपनी से फंड डाइवर्जन के आरोप में ये बड़ी कार्रवाई की है। तो देखिए सेबी की तरफ से एक बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अनिल अंबानी पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अनिल अंबानी समेत कई हस्तियों के नाम है जिन पर ये एक्शन लिया गया है। कंपनियों को बैन किया गया, साथ ही साथ 25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। चलिए सुर्खी खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल, अब देखिए अगर हम अमेरिका की बात करें तो कमला हैरिस की ओर से कमला हैरिस ने स्वीकार की है डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी और कहा है कि ऐसी प्रेसिडेंट बनूंगी जिसके पास कॉमन सेंस होगा, और ये हमला उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर कहा है। ट्रंप बोले हैं कि वो सिर्फ बातें करती हैं। कमला हैरिस ने औपचारिक रूप से राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी स्वीकार की है। तो यहाँ पर लगातार एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जम करके हमला बोल रहे हैं। फिलहाल सुर्खी अखबार के में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।